आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं विवादास्पद विश्लेषण पर नजर डालने वाले हैं। इसका नाम है वैदिक एप्स्टीन फाइल्स, द हीरा नागपुर एनालिसिस। अब ये जो विश्लेषण है, ये हमारे प्राचीन ग्रंथों को एक बिल्कुल ही अलग, एक मॉडर्न और काफी चौंकाने वाले नजरिए से देखता है। तो आइए साथ मिलकर इसकी एक एक परत को खोलते हैं। देखिए, इस सोर्स के जो लेखक हैं कर्मा नायक, वो अपनी बात बिल्कुल साफ साफ रख देते हैं। उनका मकसद, जैसा कि वो कहते हैं, उन कहानियों को खोलना है जो वेदों पुराणों में मौजूद हैं और जिनकी तुलना वो सीधे तौर पर आज के एप्स्टीन स्कैंडल से करते हैं। यही एक लाइन आप कह सकते हैं इस पूरे विश्लेषण का टोन सेट कर देती है। तो इस पूरे विश्लेषण को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले इसकी बुनियाद क्या है, मतलब इसका मेन आइडिया क्या है। फिर देखेंगे कि कौन से पुराने किस्से कहानियों का जिक्र है। इसके बाद एक सिस्टम ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे और फिर देखेंगे कि इसे आज के जमाने से कैसे जोड़ा गया है। और हाँ, आखिर में एक सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे जो इसमें दिया गया है। चलिए, तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर इस विश्लेषण का आधार क्या है? इसका वो कौन सा सेंट्रल आइडिया है जो इसे इतना विवादास्पद बनाता है? तो इस विश्लेषण की जड़ है ये टर्म वैदिक एप्स्टीन फाइल्स। सोर्स ने इस शब्द का इस्तेमाल उन घटनाओं के लिए किया है जिन्हें वो देवी देवताओं की कहानियां नहीं, बल्कि शक्तिशाली लोगों द्वारा किए गए यौन शोषण का एक तरह का क्राइम रिकॉर्ड मानते हैं। और इसकी तुलना वो सीधे आज के जेफरी एप्स्टीन केस से करते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। सोर्स अपने इस बड़े दावे के लिए सबूत कहां से लाता है? वो कौन सी फाइलें हैं जिन्हें खोलने की बात हो रही है? यहीं पर यह विश्लेषण हमारे प्राचीन ग्रंथों की गहराइयों में उतरता है। यहां पर देखिए, एक बहुत सीधी लेकिन चौंकाने वाली तुलना की गई है। सोर्स के मुताबिक एप्स्टीन का जो प्राइवेट आइलैंड था, वही काम प्राचीन काल में कुछ खास आश्रम या इंद्रलोक करते थे। पीड़ित जहां आज की दुनिया में टीनेजर्स थी, वहां अप्सराओं, ऋषि कन्याओं और दूसरी युवतियों का जिक्र है। और हथियार पैसा नहीं, बल्कि श्राप का डर और वरदान का लालच। और दोनों ही मामलों में एक पावरफुल सिंडिकेट के प्रोटेक्शन का दावा किया गया है। इस विश्लेषण में जो पहली फाइल खुलती है, वो सीधे देवता इंद्र पर है। सोर्स उन्हें एक बहुत ही चौंकाने वाला टाइटल देता है, ब्रह्मांड का पहला एप्स्टीन। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें इस कथित सिंडिकेट का सरगना भी बताया गया है। सोर्स इंद्र के ऊपर 3 बड़े इल्जाम लगाता है। पहला, अहिल्या का मामला, जिसे धोखे से बलात्कार यानी रेप बाय डिसेप्शन कहा गया है। दूसरा, अप्सराओं को हनी ट्रैपिंग के लिए इस्तेमाल करना, मतलब एक तरह का सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग चलाना। और तीसरा, विक्टिम ब्लेमिंग, मतलब कि गलती करने वाले को नहीं, बल्कि पीड़ित को ही सजा देना, जैसा कि अहिल्या के साथ हुआ। बात सिर्फ इंद्र पर नहीं रुकती। ये विश्लेषण कुरु वंश के कामों को भी आज के क्राइम की भाषा में देखता है। जैसे एक से ज्यादा शादियों करने को सीरियल बाइगेमी या सेक्स एडिक्शन कहा गया है। राजकुमारियों को जबरदस्ती ले आने को सीधा सीधा किडनैपिंग का नाम दिया गया है। और द्रौपदी के 5 पतियों वाली बात को कलेक्टिव सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के तौर पर फ्रेम किया गया है। तो अब हम तीसरे हिस्से में आ गए हैं। सोर्स का ये तर्क है कि ये जो कथित शोषण था, ये बस यूं ही नहीं हो रहा था। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम था, एक सोची समझी प्रणाली थी, और इसे नाम दिया गया है बौद्धिक घेराबंदी। आइए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इस बौद्धिक घेराबंदी के 4 स्टेप्स बताए गए हैं। पहला, जो शोषण कर रहे हैं उन्हें ही भगवान बताकर उनकी पूजा करना। दूसरा, एक खास रक्षक वर्ग को ज्ञान और शिक्षा से दूर रखना। तीसरा, अगर कोई नियम तोड़कर ज्ञान हासिल करने की हिम्मत करे, जैसे एकलव्य या शंबुक, तो उसे सजा देना। और चौथा, इन सारे नियमों को धर्म ग्रंथों का हिस्सा बनाकर हमेशा के लिए पक्का कर देना। अब ये चौथा भाग इस पूरे विश्लेषण को पुराने जमाने से उठाकर सीधे आज के दौर में ले आता है। यहाँ ये तर्क दिया गया है कि वो जो पुरानी शिकारी मानसिकता थी, वो आज भी जिंदा है, बस उसने अपना रूप बदल लिया है। सोर्स इसे कहता है सिंडिकेट 2.0। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि सोर्स ये नहीं कह रहा है कि चीजें बिल्कुल वैसी ही हैं, बल्कि उसका तर्क ये है कि वो जो प्रेडेटर माइंडसेट था, वो कभी खत्म ही नहीं हुआ। उसने बस आज की राजनीति, समाज और टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को अपडेट कर लिया है। सोर्स पुरानी और नई घटनाओं में कुछ इस तरह से सीधी लाइन खींचता है, जैसे अहिल्या के साथ हुए धोखे की तुलना आज की डेटा चोरी या जासूसी से की गई है। द्रोण के भेदभाव को आज के मेरिट सिस्टम में होने वाली धांधली से जोड़ा गया है। और तो और कन्यादान की रस्म की तुलना
मानव तस्करी के कॉन्सेप्ट से की गई है। अब अपने तर्क को सपोर्ट करने के लिए ये एनालिसिस कुछ सरकारी आंकड़ों का भी हवाला देता है। देखिए, ये जो एनसीआरबी का डेटा है, ये साफ दिखाता है कि 1971 में जहां करीब 2,500 रेप केस रिपोर्ट हुए थे, वही आंकड़ा 2022 तक आते-आते 31,000 के पार पहुंच गया। तो सोर्स का पॉइंट ये है कि चाहे नेहरू का दौर हो या मोदी का, लीडरशिप तो बदलती रही, लेकिन यौन हिंसा की ये जो समस्या है, ये सिर्फ बनी ही नहीं रही, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गई। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। देखिए, प्रॉब्लम बताने के बाद ये विश्लेषण एक सॉल्यूशन भी देता है। इसे हीरा नागपुर संकल्प का नाम दिया गया है और ये एक सात्विक विद्रोह या सात्विक उलगुलान की बात करता है। ये जो संकल्प है, ये 4 काम करने की बात करता है। पहला, मेंटल डीकोलोनाइजेशन, यानी शिकारी माने जाने वाले देवताओं की जगह असली हीरो हीरोइन को सम्मान देना। दूसरा, एक सात्विक लाइफस्टाइल अपनाना, यानी शाकाहारी और नशा मुक्त। तीसरा, उन मंदिरों को दान देना बंद करना जिन्हें सिंडिकेट का हिस्सा बताया गया है। और चौथा, अपनी कम्युनिटी की सुरक्षा के लिए खुद के रक्षक दस्ते बनाना। और ये जो लाइन है, ये एक तरह से इस पूरे विश्लेषण की फिलॉसफी को समेट देती है। ये कहती है कि सिंडिकेट की असली ताकत डर है, जबकि जो समाधान बताया गया है उसकी ताकत सच है। और डर को तो मिटाया जा सकता है, लेकिन सच हमेशा रहता है। तो इस पूरी पड़ताल के आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ छूट जाते हैं। ये विश्लेषण कह रहा है कि सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये क्राइम रिकॉर्ड्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब कोई समाज अपने भगवानों, अपने सबसे पवित्र ग्रंथों की फाइलों को इस तरह से दोबारा खंगालना शुरू कर दे? इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन सोचने पर मजबूर करता है।